नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। और उत्तराखंड विशेष की हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार। तो डिटेल में आपको बताते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को जारी रखा है। राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष यानी कि सामने मामले की सुनवाई करने को कहा। सरकार की तरफ से कहा गया कि 9 जून को नियमावली बनाई गई थी और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले में कल सुनवाई को लेकर दोपहर का समय दिया है। वहीं मामले में सभी याचिकाओं को एकत्रित कर कल सुनवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। तो नैनीताल हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। कल हाईकोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई होगी। तो जितनी भी याचिकाएं इस संबंध में दायर की गई हैं, लगाई गई हैं, उन सभी को एकत्र कर सुनवाई की जाएगी। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस रोक को बरकरार रखा गया है। पेंच कहां फंस रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो प्रक्रिया को रोकने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, तो आज भी जो सुनवाई हुई है उसमें जो है वो रोक को बरकरार रखा गया, लेकिन कल फिर से सुनवाई होनी है। तो अभी तक आरक्षण संबंधी और जितनी भी आपत्तियां लगी हुई थी कोर्ट में, उनको लेकर जो है कल एक साथ सुनवाई होगी। यानी कि जितने लोग पंचायत चुनाव में आरक्षण से जो है वो नाखुश हैं, जिन्होंने जो है वो डीएम के स्तर पर भी आपत्तियां दी थी और अब वो कोर्ट में जो है इन मामलों को चैलेंज कर रहे हैं, तो उन सभी की जो है आपत्तियां जो है वो एक साथ अब सुनी जाएंगी कोर्ट में और कल इसको लेकर सुनवाई होगी। तो कल ये माना जा रहा है कि कल के जो दिन है वो अब काफी अहम पंचायत चुनाव को लेकर हो जाता है। सरकार भी और भाजपा संगठन भी इस चीज पर जो है वो नजरें बनाए हुए हैं कि आखिरकार कल का क्या कुछ फैसला कोर्ट का आता है। यदि अगर कल कोर्ट जो है वो स्टे को हटा देता है, जो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया को रोके जाने का जो फैसला सुनाया है, तो फिर कहीं न कहीं चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यदि अगर कल कोर्ट फिर से रोक लगाता है तो जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया फिर वो रुक जाएगी, क्योंकि 25 तारीख से जो है वो नामांकन पत्रों की भी बिक्री होनी थी, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरीके से कार्यक्रम जारी किया गया है। 2 चरणों में जो है वो चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है। 10 और 15 तारीख को जो है वो चुनाव होना था, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियां तय की गई है। लेकिन सबसे बड़ा संशय अभी यही है कि आखिरकार कल कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके बाद स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग की भी नजर जो है वो कोर्ट के फैसले पर है। क्योंकि कोर्ट से जब कोई फैसला आएगा उसके बाद निर्वाचन आयोग जो है, जो पूर्व में अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है, उस पर कोई निर्णय ले पाएगा। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की जो नजरें हाईकोर्ट पर टिकी है। मनीष, मान लीजिए कि ये रोक बरकरार रहती है कल भी, तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, अगर रोक बरकरार रहती है तो फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो बकायदा इस संबंध में जानकारी देगा कि आखिरकार क्या कुछ अब चुनाव की प्रक्रिया आगे रहने वाली है, और जो अधिसूचना जारी की गई है उसे निर्वाचन आयोग रद्द करता है, या इस संबंध में जो है वो निर्वाचन आयोग जानकारी भी देगा। लेकिन फिलहाल कल का दिन अब जो है वो पूरे चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर कोर्ट तो दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष डंगवाल, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से रोक को बरकरार रखा गया है और कल हाईकोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई होनी है। तो कल की तारीख यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन इनकेस अगर ये रोक बरकरार रहती है
तो फिर उसी आधार पर, उसी स्थिति में फिर चुनाव आयोग की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे क्या रहेगा। फिर ये पंचायत चुनाव कब होंगे, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि पंचायत चुनाव के गजट नोटिफिकेशन के बाद सारी प्रक्रिया का चलना, फिर रोक लगना, रोक बरकरार रहना, क्या ये सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है? तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल हाईकोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई होगी। जितने भी याचिका इस संबंध में दायर की गई है उनको एकत्रित कर सुनवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो फोनों पर हैं। मनीष, फिर अब आगे क्या होगा, क्या संभावना है? फिर ये पंचायत चुनाव कब होंगे जब ये रोक बरकरार रहेगी कल भी? तो देखिए, बिल्कुल अभी सभी की नजरें कल के फैसले पर है। कल कोर्ट क्या कुछ फैसला जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर देता है, उस पर अब सरकार की भी नजरें और तमाम राजनीतिक दलों की भी नजरें, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वो अब तैयारियों में जो है पंचायत चुनाव की जुट गए थे। लेकिन जिस तरीके से कल कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने को जो प्रक्रिया, उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन जो कोर्ट ने जो निर्णय कल दिया था वो केवल एक चीज पर था, जो नोटिफिकेशन को लेकर जो था, क्योंकि कोर्ट ने सरकार के जो सरकारी वकील थे उनसे ये पूछा था कि आपके जो आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कब किया गया है और किस तिथि को किया गया और उसका गजट नोटिफिकेशन कहाँ है। लेकिन जो माना जा रहा है यही सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा रही, जो गजट नोटिफिकेशन उसका था नहीं। और अब कल ये माना जा रहा है कि जो गजट नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा कल प्रिंट करवाया गया और आज उसे जमा भी कर दिया गया है, तो उसी को सरकार आधार बनाएगी और जो चुनाव कराने को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं या निर्वाचन आयोग की तैयारियां, उनका हवाला जो है वो दिया जाएगा। और जिस तरीके से चुनाव डिले हुआ है उसको लेकर भी कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा कि प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई तक ही है, इसलिए जो है वो पंचायतों में नई पंचायतों का गठन जल्द हो सके, इसलिए चुनावी प्रक्रिया को जो है वो कराने दिया जाए। तो ये तमाम तर्क जो सरकार कल देगी, उसके बाद देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी मनीष, ऐसे मामलों में हमने देखा है दूसरे राज्यों में कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है कि पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं या फिर चुनाव टाले जा रहे हैं सरकार की तरफ से जानबूझकर, और देरी की कई वजह हो सकती है और कई एग्जाम्पल फिर विपक्ष की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन ये रोक तो नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से है, तो ऐसे में अब विपक्ष का क्या तेवर है? देखिए, विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर कह रहा था कि जो आरक्षण जारी किया गया था सरकार द्वारा उसमें कई तरह की खामियां हैं, और विपक्ष इसे एक तरफ से अपनी जीत भी जो है वो उत्तराखंड में बता रहा है कि जो विपक्ष जिन कमियों को गिनाने का काम कर रहा था वही फैसला जो है वो कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में भी दिया है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इन आरोपों को लगा तो रहा है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि यदि अगर कल निर्वाचन आयोग किसी तरीके का फैसला चुनाव कराने को लेकर देता है तो उसमें फिर विपक्ष की तैयारियों को भी आकर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जहां पूरी तरीके से चुनाव कराने को लेकर जो है वो तैयार करने की बात कर रही है कि वो पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस तैयारियों में जुटने की तो बात कर रही है, लेकिन सीधे तरीके से कह रही है कि एक तो 2 चरणों में जो चुनाव कराया गया है वो सही नहीं है, और दूसरा जिस तरीके से आरक्षण में मनमानी की गई है, इन मुद्दों को जो है वो कांग्रेस भुनाने का काम कर रही है। लेकिन इसका कितना ये देखना होगा। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, तो पंचायत चुनाव पर ये रोक कल भी बरकरार रहेगी या फिर नहीं, ये कोर्ट पर निर्भर करता है, और जो भी डिसीजन होगा फिर उस हिसाब से चुनाव आयोग भी कोई फैसला लेगा, किसी निर्णय पर पहुंचेगा। और चलिए बढ़ते आगे। सफरपुर गांव के पास अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस का ब्रेक ब्लॉक फेल होने के कारण ट्रेन अचानक रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया, टल गया। वहीं ट्रेन के अचानक रुकने से यात्रियों में अफरा तफरी जरूर देखने को मिली है, तस्वीर आप देखिए। वहीं सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को संयम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेक ब्लॉक फेल होने के कारण ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर इंजीनियर्स को बुलाकर ब्रेक ब्लॉक को ठीक करने का काम किया गया। करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया।
वहीं हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता सुरेश राठौर की दूसरी शादी विवादों में आ गई है, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। अनुशासनहीनता पर राठौर से 7 दिन में जवाब भी मांगा गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नोटिस भेजा गया और हाल ही में बीजेपी नेता सुरेश राठौर सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर से दूसरी शादी की, इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की गई। उन्होंने इसी 15 जून को सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी मानते हैं। इस दौरान उर्मिला सनावर भी उनके साथ मौजूद थी। इसके बाद उत्तराखंड में यह मुद्दा सियासी रूप से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन माना कि बीजेपी से अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रही हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं। कई जिलों की फोर्स बुलाकर उनकी ट्रेनिंग, उनको ब्रीफिंग की गई है। वहीं जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम के अनुसार वह कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें आईजी, एसएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आईजी कानून नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनियां पीएसी, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा पुलिस, इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्विलांस जैसे सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी, उसके अलावा जो है माइन डिटेक्शन टीम है, उसके अलावा एटीएस है, ड्रोन सर्विलांस और तमाम जो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो भी जो है सुरक्षा से लगी जो है वो सारी टीमें जो है यहाँ कार्यरत है। वहीं हरिद्वार में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर रेंज स्तर पर चलाए जा रहे अभियान लगाम के तहत लगातार चेकिंग की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे होने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में हुए हादसे को लेकर नया अपडेट सामने आया है। एसडीआरएफ की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है और 2 घायलों को जानकी चट्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुमशुदा व्यक्ति की तलाश फिलहाल चल रही है। उत्तरकाशी जिला सूचना अधिकारी के मुताबिक बीते दिन बिना बारिश के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची बैंड के पास अचानक पहाड़ी टूट जाती है और पहाड़ी के मलबे में कुछ तीर्थ यात्रियों के दबे होने की खबर सामने आती है। वहीं रुड़की में भारी बरसात होने से कृष्णा नगर और राजेंद्र नगर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते स्थानीय लोग जलभराव जैसी समस्याओं को लेकर मेयर के कार्यालय पहुंचे और मेयर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लोगों की शिकायत है कि बारिश के आते ही जगह जगह जलभराव हो जाता है।
जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से इन कॉलोनियों में जलभराव की समस्या है, जिसका जल्द ही निरीक्षण कर समाधान किया जाएगा। आज हमारे यहाँ नगर निगम में रुड़की के राजेंद्र नगर से और कृष्णा नगर से आई समस्या लेके आए हैं, तो उनका हल जरूर होएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जल भराव की समस्या है, तो उनका समाधान जरूर करेंगे। हम शाम को आज 4 बजे विजिट पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूर होएगा, क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान है जल भराव से, 10 साल से परेशान है वो, तो हम लोग उनका जल्दी ही समाधान करेंगे। वहीं देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान ने बताया कि प्रदेश में मानसून के दौरान हल्की बरसात तो देखी गई, लेकिन आने वाली 25 और 26 जून को पूरे प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। 3 जिलों में भारी बरसात होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिनमें उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून जिला शामिल है। वहीं 26 जून को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की संभावना व्यक्त की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान की तरफ से जानकारी दी गई। कहा गया कि 25 और 26 जून को कई जिलों में तेज बरसात हो सकती है और इस संबंध में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल आपको देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं। स्वाभाविक है कि देहरादून एक मैदानी क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर पिछले दिनों गर्मी से लोग परेशान थे, तापमान लगातार बढ़ रहा था, इजाफा हो रहा था, लेकिन इस बरसात के बाद स्वाभाविक है तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बरसात होने की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो जाता है, लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप 25-26 में जा रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो 25-26 में आप ये कहिए कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी और उसके साथ साथ हैवी या वेरी हैवी रेंज की जो अगर देखें वेरी हैवी तक का, तो उसमें नैनीताल आपका जो है उधम सिंह नगर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और साथ में जो हैवी रेंज है तो जो इनके साथ लगे और भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हरिद्वार के लीजिए इधर है गढ़वाल रीजन में, या टेहरी पौड़ी है, या इसी तरह जो है चंपावत है, उधम सिंह नगर के भी और एरियाज में हैवी रेंज भी मिलेंगी। तो इस तरह की वो सिचुएशन दिख रही है, या बागेश्वर में है। उसके बाद नेक्स्ट डे में भी देख रहे हैं तो ठीक एक्टिविटी है, ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी 26 तारीख में भी, और हैवी रेंज जो है खासकर देखेंगे तो नैनीताल या बागेश्वर या इसी तरह जो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाने के बाद प्रदेश सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जो है वो तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई है उससे जो है सरकार भी उम्मीद कर रही है और बीजेपी संगठन खासकर उम्मीद कर रहा है कि जो ये रोक है वो जल्द हटेगी और फिर से जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते कि क्या कुछ नजरें आज कोर्ट पर है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ आपकी नजरें जो है आज कोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि तैयारियों के बीच कुछ झटका संगठन को भी लगा है? ये देखिए, ऐसा कोर्ट का निर्णय सिरोधार्य होता है और किस कारण से कोर्ट ने स्टे दिया है, आज सरकार उसका अपना वक्तव्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब राज्य के चुनाव रुकने नहीं चाहिए। एक और न्यायालय भी ऐसी अपेक्षा करता है कि चुनाव से यथासमय हो, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि चुनाव समय पर हो। और पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव के बाद 3 माह के अंदर अंदर हमने पंचायत चुनाव को भी अधिसूचना जारी कर दी थी। मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आज इसका डिसीजन हो जाता है तो यथा समय चुनाव हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर रखी है। हमारे प्रेक्षक पूरे क्षेत्रों में हर विधानसभा में गए हैं, वहाँ से पैनल कल तक हमारे पास सब पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम अपनी चर्चा करते हुए प्रत्याशियों के विधिवत रूप से उनके समर्थक की घोषणा करेंगे
और मैं कहता था पिछली बार भी हम जब 13 में से 10 स्थानों पर जिला पंचायत जीते थे, इस बार अधिकतर ब्लॉक प्रमुख में हमारी जीत हुई थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे परिणाम देगी और प्रदेश के अंदर जिला पंचायतों में और ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसीन होंगे। क्या कुछ आप मानते हैं लापरवाही कहां पर मानते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि गजट नोटिफिकेशन नहीं है, अब पंचायती राज विभाग कह रहा है कि हम गजट नोटिफिकेशन आज कोर्ट में जमा कर देंगे। तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि ये लापरवाही आखिर क्यों हुई है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब कोर्ट के इशारे पर जो है वो चुनाव की प्रक्रिया रुकी। ये देखिए, न्यायालय में अनेकों विषय होते हैं, त्रुटि का विषय होते हैं, लिपि के टाइपिंग त्रुटि के विषय होते हैं, ऐसे अनेकों विषय आते हैं। इन पर कोर्ट संज्ञान लेती है, लेकिन क्योंकि अब हमारा न्यायालय बहुत पास है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर अपनी बात को करे और न्यायालय एक अच्छी पद्धति है कि न्यायालय सबकी सुनते भी हैं, लेकिन अंत में निर्णय तो वही होता है जो न्यायोचित होता है। और कल ये स्टे आया, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टे हट जाएगा। कांग्रेस जो कह रही है वो ये कह रही है कि आरक्षण का सही तरीके से इसमें पालन नहीं किया गया है, और दूसरा जो कांग्रेस का आरोप है वो ये कह रही है कि 2 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है, जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 1 चरण में हो जाता है, लोकसभा का चुनाव 1 चरण में हो जाता है, तो ये 2 चरणों में जो चुनाव कराने की सरकार की मंशा है ये कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली करने का और इशारा करता है। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है वो दूसरे राज्यों से भी आती है, पुलिस की फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास सीमित साधन है, पुलिस स्टाफ का सीमित व्यवस्था रहती है, और चुनाव निर्विघ्न हो, चुनाव एक प्रकार से किसी प्रकार की शंका की चपेट में ना आए, इसलिए व्यवस्था की है। पहले 3 चरणों में इस राज्य के अंदर चुनाव हुए हैं और ये चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई त्रुटि किसी स्थान पर न रहे, इसकी अपेक्षा जहां हम कर रहे हैं सत्ता दल, तो कांग्रेस को किस बात की मिर्ची लग रही है? जो कांग्रेस का अगर कल हम एक ही चरण में करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि 1 चरण में करा के व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, यात्रा हमारे राज्य में चल रही है। इन्हें सब व्यवस्थाओं की चिंता करनी पड़ती है, सरकार सब चीज को ध्यान रखती है, और चरण का निर्धारण भी राज्य का चुनाव आयोग ही करता है। और राज्य चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार किसने किस राजनीतिक दल को दिया है? और कांग्रेस को तो नेचर में है, कभी केंद्र के चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी राज्य के चुनाव आयोग पर प्रश्न करते हैं, और हारने से पहले ये सब उनके एक प्रकार से संकेत आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस इन चुनावों में बुरी तरह हारेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ तौर से कहना है कि कोर्ट से उम्मीद है कि जल्द ही जो है वो चुनाव की प्रक्रिया पर जो रोक लगी है वो हटेगी, और चुनाव की तैयारियां बीजेपी संगठन की तरफ से पूरी हैं, और 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्षों पर बीजेपी जो है वो काबिज होने जा रही है। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून।